Assalamualaikum. Hope you guys are doing well. This is lecture number 11 of our May June 2026 series. Physical quantities and measurements chapter number 1 डन हो गया. Kinematics या मोशन कह लो चैप्टर नंबर 2 डन हो गया. अब हमारा आ रहा है चैप्टर नंबर 3 जिसे हम कहते हैं मैस वेट एंड डेंसिटी. काफ़ी छोटा चैप्टर है. एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि 3 वीडियोस के अंदर ख़त्म कर दूँ इसको. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाह करते हैं. सो देखो, मैस वेट एंड डेंसिटी. आज कोशिश करेंगे कि मैथ्स और वेट कर लें. और सिलेबसेस आपके सामने है. ये ओ लेवल्स का है, ये आईजीसीएसई का है. एग्जैक्टली सेम सिलेबस है, तो मसले की बात नहीं है. दोनों बच्चे आईजीसीएसई के भी और ओ लेवल्स के भी ये वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, सबसे पहली चीज़ समझने वाली ये है कि मैथ्स क्या चीज़ है भाई. आजकल लोग बहुत ज़्यादा ना मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं कि भाई मेरा वेट 50 kg है, मेरा वेट 100 kg है, मेरा वेट 200 kg है, मेरा वेट 300 kg है. अल्लाह ना करे. ठीक है, सो आजकल लोग वेट को यूज़ कर रहे होते हैं अपना मैथ्स बताने के लिए. मैं ये भी बताऊंगा कितनी बड़ी गलती है ये. वेट और मैथ्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. ठीक है, जैसे अगर आप एक गिलास गर्म पानी पी रहे हो और एक गिलास अबू अफ़ज़ा पी रहे हो गर्मी के अंदर, तो जितना फ़र्क उनमें है ना, उतना फ़र्क मैथ्स और वेट के अंदर है. अब मैथ्स क्या है ये समझो. हमें पता है कि दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो मैटर से मिलके बनी है. जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो मैटर से मिलके बनी है. मैं भी मैटर से बना हूँ, आप भी मैटर से बने हो, है ना. हमारा पेन, बुक, घर, गाड़ी, सब कुछ मैटर से मिलके बने. अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मैस. ठीक है, एक चीज़ के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर कितना है ना, उससे हम लोग मैस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हल्का हूँ और आप भारी, ऑफ कोर्स, सो आपके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा है, मेरे अंदर अमाउंट ऑफ मैटर कम है. मैस क्या है? मैस इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन द ऑब्जेक्ट. अगर किसी के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा है उसमें मैस ज़्यादा है, किसी में अमाउंट ऑफ मैटर कम है उसमें मैस कम है. ठीक है, अच्छा. इफ समथिंग हैज़ मोर मैस मीन्स इट हैज़ मोर मैटर. अब मैस को मेजर किस में करते हैं? मैस को मेजर करते हैं केजी में, जो कि आप जाते हो ना, मोस्टली हर जगह पे यही यूज़ हो रहा होता है. आधा किलो प्याज दे दो, आधा किलो आलू दे दो, आधा किलो टमाटर, मटर, गोभी, जो भी आप लेने जाते हो, आप उसको केजी में बता रहे हो. तो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो. ग्राम्स का वर्ड हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर आपने बहुत कोई ऐसी चीज़ लेनी है जो बहुत कम मिकदार में चाहिए, तो आप उसके लिए ग्राम यूज़ करते हो, है ना. तो मैथ्स के काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स हैं. अब यूनिट किसे कहा जाता है? देखो, क्वांटिटी की पहचान बनाता है उसका यूनिट. क्या मतलब? अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका मैथ्स है 5, मैंने सिर्फ एक नंबर बताया आपको. अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है. वो नंबर किसी का टेम्परेचर हो सकता है, किसी का लेंथ हो सकता है, किसी का मैस हो सकता है, किसी की वेलोसिटी हो सकती है, किसी की स्पीड हो सकती है, किसी का डिस्टेंस हो सकता है. तो स्पेसिफाई ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ की अमाउंट बता रही है, ये कौन सी क्वांटिटी एक्सप्रेस कर रही है, आपको साथ एक यूनिट लगाना पड़ता है. ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई मेरा मैस है 50 kg. अब 50 के साथ मैंने केजी लगाया, मुझे पता चल गया कि मैं मैस की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो यूनिट कौन कौन से हैं? केजी एक यूनिट है, ग्राम्स एक यूनिट है, टन्स एंड पाउंड्स, ये 4 यूनिट जो हैं आपको पता होने चाहिए अभी के लिए. मैस का जो एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, वो है केजी. ठीक है, अच्छा, एक एग्जांपल देख लेते हैं. ये आप हो और ये मैं हूँ. आपका मैस है 40 kg और मेरा मैस 20 kg. भाई जिसका मैस ज़्यादा उसमें अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा. बी इज़ मोर हैवियर बिकॉज इट हैज़ मोर मैस एंड मोर मैटर. ठीक है, अच्छा. अब मैस को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है. आपको सवाल पता है कैसे आएगा? आपको सवाल आएगा कि आपने इस चीज़ का मैस मेजर करना है, बताओ इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है. ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात आती है तो बच्चे मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम याद कर लेते हैं. सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम नहीं याद करने हैं, ये भी याद करना है कि कब कब कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है. अब हमने करने हैं कि भाई मैथ्स को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है, और उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं उसका तरीका भी बताऊंगा कि आपने इनको कैसे यूज़ करना है. और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि कब कब कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है. ठीक है, अब देखो ध्यान से.
सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इसके अंदर एक मैकेनिज्म लगा होता है। मैकेनिज्म लगा होता है, आप जब इसके ऊपर अपना ऑब्जेक्ट रखते हो ना, तो मैकेनिज्म जो है वो खुद बाय खुद इसका मैस फाइंड करके आपको इस डिस्प्ले के ऊपर शो कर देता है। ठीक है, इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं। अगर आपको जाना है तो प्रेशर सेंसर लगा होता है। प्रेशर सेंसर क्या करता है, इसका मैस मेजर करता है, ठीक है, और फिर आपको बता देता है। अच्छा, अब एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ ज़रूरी ये है कि ये डायरेक्टली मैथ मेजर नहीं करता है। ये जो भी आप ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखते हो ना, ये उस ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करता है। अब ये वेट क्या है, टेंशन नहीं लो, बताता हूँ। ये उस ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करता है, फिर उस वेट से मैस निकालता है और फिर मैस हमें देता है। तो याद रखो, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है पहले आपका वेट मेजर करता है, फिर उस वेट को मैस में कन्वर्ट करके आपको देता है। वेट क्या है बताता हूँ, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। वेट इज देन यूज्ड टू कैलकुलेट द मास। और ये जो है ये बीम बैलेंस से ज्यादा प्रिसाइज होता है। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन की, तो प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग इट कैन टेक। स्केल से आप स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, ठीक है। कैलिपर से स्केल से 0.1 सेंटीमीटर रीडिंग आप सबसे छोटी आराम से मेजर कर सकते हो, 1 मिलीमीटर, ठीक है। लेकिन कैलिपर से 0.01 सेंटीमीटर की रीडिंग आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की प्रिसीजन ज्यादा है। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग इट कैन मेजर, ठीक है, वो ज्यादा है बीम बैलेंस से, इसलिए ज्यादा प्रिसाइज है। अगर हम बात करें बीम बैलेंस की, तो ये कैसे काम करता है, अब ये देखो, ये बहुत जरूरी है कि बीम बैलेंस कैसे काम करता है। अब थोड़ी देर के लिए समझ लो कि भाई मैं सब्जी वाला हूँ और आप मेरे पास सब्जी लेने आए हो। आपने मुझे कहा है कि भाई मुझे 1 किलो आलू चाहिए। आपने घर जाके ना फिंगर फ्राइज बनानी है, तो 1 किलो आलू चाहिए। मैंने यहाँ पे एक शॉपिंग बैग रखा और मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर आलू डालना स्टार्ट कर दिया। ओके, अब आप मुझे कह रहे हो बड़े बड़े आलू डालो, मैं छोटे छोटे डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी बचत करनी है। ओके, अब मैंने क्या किया कि मैंने एक साइड पे शापर रखा और शापर के अंदर आलू डालना स्टार्ट किए। दूसरी साइड पे मैंने वेट रख दिया। कितना वेट रखा, मैंने वेट रखा 1 kg, है ना। आपने मुझे कहा कि आपको 1 किलो आलू चाहिए। मैंने एक जगह शापर रखा और शापर के अंदर आलू डालना स्टार्ट किया और यहाँ पर मैंने वेट रखा 1 kg, मैस रखा 1 kg, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान से समझो, एक साइड पे आपने अननोन मैस रखा। अननोन मैस का मतलब ये है कि ऐसी चीज जिसका मैस आपको नहीं पता, और एक साइड पे आपने ऐसा मैस रखा, नॉन मैस रखा, जिसका मैस आपको पता है, ठीक है। आपने यहाँ पे 1 kg के पत्थर रख दिए, 1 kg के मेटल पीसेस रख दिए जिनका मैस आपको पता था, और दूसरी साइड पे आपने शापर रखे जिसके अंदर आपने आलू डालना स्टार्ट कर दिए जिनका मैस आपको नहीं पता था। अब आपने तब तक आलू डाले जब तक ये बैलेंस नहीं हो गया। जब ये लीवर बैलेंस हो जाएगा ना, इसका मतलब ये है कि जो मैस इस साइड पे पड़ा हुआ है वो इक्वल हो गया है जो मैस इस साइड पे पड़ा हुआ है। इससे मुझे ये पता चल गया कि मैंने आपको 1 किलो आलू डाल दिए हैं, अगर मैं कोई चीटिंग या फिर आपके साथ गलत बेईमानी ना करूं तो, ठीक है। समझ आ रही है। एक साइड पे आप रखते हो अननोन मैसेज जिनका मैस आपको नहीं पता होता, एक साइड पे आप रखते हो नॉन मैसेज जिसका मैस आपको पता होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि उस जगह पे जहां पे मैच डाल रहे होते हो, आप मैच डालते हो तब तक डालते हो जब तक दोनों का मैच बराबर नहीं हो जाता, जब तक ये लीवर बैलेंस बराबर नहीं हो जाता। जब लीवर बैलेंस बराबर हो जाता है, लेवल हो जाता है, इसका मतलब ये है कि एक साइड पे जितना मैच पड़ा हुआ है वो इक्वल हो गया है जो मैच दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल करते हैं, इस पे एमसीक्यू आया हुआ है तो ये याद करना है, ठीक है, हाउ इट वर्क्स। अच्छा, एक और सवाल कर लेते हैं। अब एज्यूम करो आपने मुझे कहा कि 1 किलो मटर चाहिए आपको। मैंने यहाँ पे शॉपिंग बैग रखा और मैंने इसके अंदर मटर डालना स्टार्ट किया और मैंने आपको रेट लगाया कि मटर है भाई 600 रुपये किलो, ठीक है। आपने मुझे कहा कि आपको 2 किलो मटर चाहिए, तो मैंने 2 किलो का पीस यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पर जो मैस पड़ा हुआ है, इसका मैस, यहाँ पे जो मैंने वेट ऑब्जेक्ट रखा है इसका मैस मुझे पता है, और यहाँ पे जो मटर पड़े हुए इनका मैस मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है कि जब ये लीवर बैलेंस हो जाएगा पूरा का पूरा, तो यहाँ पे जो मैस पड़ा हुआ है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, दोनों का मैस इक्वल हो जाएगा।
तो मैं तब तक इसके अंदर मटर डालता रहूंगा, तब तक डालता रहूंगा, तब तक डालता रहूंगा, तब तक डालता रहूंगा, जब तक ये लीवर बैलेंस नहीं हो जाता। जब ये बैलेंस हो गया, मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसका मैस 2 kg है, और यहाँ पे जो मटर पड़े हुए हैं उनका मैस भी 2 kg है। मुझे पता चल गया कि भाई मैंने आपको 2 किलोमीटर तोल दिया और मैंने आपको पकड़ा दिया। ठीक है, इट वर्क्स बाय कंपेयरिंग ऑफ मैसेज। अननोन मैसेज आर कंपेयर्ड टू नॉन मैसेज। ठीक है, और ये इतना प्रिसाइज नहीं है, लेस प्रिसाइज है, इतना प्रिसाइज नहीं है, लेस प्रिसाइज है। ठीक है, अच्छा, ये दो इंस्ट्रूमेंट्स पता हो आपको, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और बीम बैलेंस। बीम बैलेंस में आप लोग मैस को मेजर करके, कंपेयर करके, एक नॉन मैस लेते हो जिसका मैस आपको पता होता है, और एक अननोन मैस लेते हो जिसका मैस आपको नहीं पता होता है, और कंपेयरिंग के जरिए मैस निकालते हो। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में मैकेनिज्म लगा होता है जो कि पहले वेट फाइंड आउट करता है और फिर उस वेट का यूज करके मैस फाइंड आउट करके आपको खुद ही दे देता है, आपको इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, मैथ्स के लिए बस आपको इतना ही पता हो, देन हम आते हैं वेट के ऊपर। अब ये वेट क्या है? सबसे पहले एक चीज मेरी सुनो, आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। ठीक है, दुनिया में जितने भी मैसेज है ना, दे अट्रैक्ट अदर मैसेज। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, एक मैस दूसरे मैस को अट्रैक्ट करता है। फिर आप कहोगे सर हम भी मैस हैं, हमारे इर्द गिर्द सारी चीजें मैस हैं, फिर हम एक दूसरे से चिपक के नहीं जाते मैग्नेट की तरह। मैं जब मैसेज की बात कर रहा हूँ ना, इसका मतलब है ह्यूज मैसेज। आपकी बात नहीं कर रहा, आप इतने कैपेबल नहीं हो। मैं बात कर रहा हूँ अर्थ की, प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स, मैं इतने बड़े मैसेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन आपका इफेक्ट निग्लिजिबल है भाई। आप कितना इफेक्ट लगा लोगे अर्थ के कंपेयर में? जितने भी बड़े मैसेज है ना, जितने भी मैसेज हैं, वो दूसरे मैसेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब अर्थ कितना बड़ा मैस है, राइट? अब अर्थ जो है ना, वो हर मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आप उड़ने की कोशिश करो, नहीं उड़ पाओगे, नीचे गिर जाओगे। ठीक है, आप किसी भी चीज को हवा में फेंकोगे, अपने मोबाइल को बेशक फेंक लो, तो क्या होगा कि वो नीचे आके गिरेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रही है। आपका मोबाइल एक मैस है, अपने आप को गिराओ, आप भी गिर जाओगे, आप भी एक मैस हो, राइट? तो अर्थ हर मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और इस अट्रैक्शन की फोर्स को वेट कहा जाता है। अब भाई देख लो दुनिया क्या यूज कर रही है, वेट। वेट अपने आप का वेट बता रही है भाई। मेरा वेट 50 kg है, कितना जमीन आसमान का फर्क है इसमें, है ना? तो आपका वेट 50 kg नहीं है, खुदा का खौफ करें। अगर आपका वेट 50 kg हो रहा तो आप परिंदों की तरह हवा में उड़ रहे होते। आपका वेट, आपका मैस 50 kg है। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली आपको पता चल गया कि जो वेट है ये क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये जो अर्थ आपके ऊपर अट्रैक्शन की फोर्स लगा रही है ना, इस फोर्स को कहा जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी का दूसरा नाम वेट है। अच्छा, अब ये जो फोर्स है ना, ये स्पेसिफिक रीजन तक लगा सकती है अर्थ, उस रीजन के बाहर ये फोर्स नहीं लगा सकती। क्या मतलब कि अगर देखो, अगर ये अर्थ है ना, कहाँ, वाह भाई, आ ही नहीं रहा, किधर चला गया? माशाल्लाह, चलो एक नई अर्थ बना लेते हैं अपनी। ये आ गई हमारी नई अर्थ। ठीक है, अब इसमें समझाता हूँ मैं आपको। ये अर्थ है आपकी, और अज्यूम कर लो ये आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक मिनट दे दो जरा, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? देखो, ये जो अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, ये जो अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से हर मैस को अपनी तरफ खींच रही है ना, ये फोर्स अर्थ एक स्पेसिफिक रीजन तक लगा रही है। उस रीजन के बाद ये फोर्स नहीं लगा सकती है। अगर आप ये देखो, ये फॉर एग्जांपल कर लो कि ये रीजन जो है ना, ये लाइन जो है, ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर कोई भी मैस इसके अंदर है ना, उसके ऊपर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी। लेकिन अगर कोई भी मैस इसके बाहर पड़ा हुआ है,
तो अर्थ उसको अपनी तरफ नहीं खींच सकती है। ओके, तो ये फोर्स, अट्रैक्शन की फोर्स एक रीजन तक लग सकती है, उस रीजन के बाहर नहीं लगती है। एवरी मैस, अच्छा अब हर मैस की ना एक फील्ड होती है अपने अराउंड, से कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अभी बताया जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी है, ये उस रीजन तक ही लगा सकती है, उस रीजन के बाहर नहीं लगा सकती है। Within this field, the masses can attract other masses. However, our attraction effect is negligible as compared to huge masses such as planets, stars, and moons. Weight is a force, so it is measured in newtons. अब वेट जो है ना, ये एक फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो फोर्स को हम लोग हमेशा न्यूटन से मेजर करते हैं। अब ये फोर्सेस आप आगे पढ़ोगे, टेंशन नहीं लो, लेकिन बस याद कर लो कि फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन्स। फोर्स को आप न्यूटन से मेजर करते हो। और ये भी याद रखो कि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आ जाती है। जब भी अर्थ हर चीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। अब सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अर्थ के बिल्कुल सेंटर में जाके घुस जाओ। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट यहाँ गिरा रहे हो ना, यहाँ पे गिरा रहे हो, कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज यहाँ पे गिरा रहे हो तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स तो ये बना। अगर आप किसी चीज को यहाँ पर गिरा रहे हो तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ये बना। लेकिन असली डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ, उसके अंदर नहीं घुस जाना। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है तो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा हुआ है, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। होप इट मेक सेंस? ठीक है, ये देख लो, वर्ल्ड इज फॉलिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ मीन, ये समझा दिया मैंने। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इस पे आ जाओ। सो देखो, ये एक ऐसी चीज है जो इतनी जल्दी समझ नहीं आती है, इसके लिए ना आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत मैं आपको करवाऊंगा। तो ध्यान से सुनना है, मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको समझ आ जाए। फोर्स पर यूनिट मास एक्सर्टेड व्हेन समथिंग एंटर्स अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई मैं समझाता हूँ। एज्यूम करो कि आप जाते हो बाजार, आपने खरीदने हैं मटर। वो मटर वाला आपसे कहता है कि जो मटर का रेट चल रहा है बाजार में वो कितना है? मटर का रेट है 600 kgs, 600 रुपीज पर केजी, रुपीज पर केजी। वो आपसे कहता है कि हर एक केजी पर 600 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। अगर आपने 2 किलो लेने हैं तो 1200 दो, अगर 3 किलो लेने हैं तो 1800 दो, 4 किलो लेने 2400 दो, राइट? हर केजी पर 600 रुपीज की फोर्स लगेगी। इसी तरह अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आता है ना, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एप्पल पड़ा हुआ है और ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर पड़ा हुआ है। अभी एप्पल कम दिल ज्यादा लग रहा है, इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की फील्ड के अंदर आएगा तो फोर्स किसी हिसाब से लगेगी ना, कि एमी शैमी उठा के डाल दो उसके ऊपर इतनी फोर्स लगेगी, तो वो फोर्स किसी हिसाब से लगेगी। तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि पर केजी कितनी फोर्स लग रही है हर ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये कहती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की फील्ड के अंदर आता है तो जिस हिसाब से फोर्स लगाई जाएगी वो हिसाब ये है कि हर केजी के ऊपर 9.8 न्यूटन की फोर्स लगाई जाएगी। ठीक है, हर केजी के हिसाब से 9.8 न्यूटन की फोर्स लगाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट मास 1 केजी है तो उसके ऊपर 9.8 न्यूटन की फोर्स लगेगी। अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट 2 केजी है तो उसके ऊपर 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 न्यूटन की फोर्स लगेगी। अगर उसका ऑब्जेक्ट 3 केजी है तो उसके ऊपर 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3 न्यूटन की फोर्स लगेगी। कि मतलब हर केजी के ऊपर 9.8 न्यूटन की फोर्स लगेगी। अब समझ आएगी डेफिनेशन ये कह रही है कि फोर्स पर यूनिट मास, कि भाई कितनी फोर्स लग रही है पर यूनिट मास पर। जैसे देखो 600 रुपीज पर केजी है ना, आपको हर 1 केजी मटर के लिए 600 रुपए पे करने पड़ेंगे। उसी तरह जब भी कोई चीज ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आएगी अर्थ की तो उसके ऊपर हर केजी के हिसाब से 9.8 न्यूटन की फोर्स लगाई जाएगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है 9.8 न्यूटन। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये वेरी करती है प्लैनेट टू प्लैनेट। अर्थ की डिफरेंट है, मून की डिफरेंट है, सन की डिफरेंट है, सैटर्न की डिफरेंट है, यूरेनियस, नेपट्यून, हर चीज की डिफरेंट है। याद नहीं करनी, लेकिन सिर्फ अंदाजा देता हूँ, ठीक है, कि भाई हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, नेबरिंग प्लैनेट्स है, उनके क्या है। मून है ना, उसकी 1.6 है, हमारी 9.8 है। ये 9.8 जो है ना आपके दिमाग में ऐसे फंसा हो, ऐसे याद हो कि भूले ना, क्योंकि बहुत जगह काम होता है। ठीक है, अगर बात करें हम सन की,
आप ये जरा थोड़ा सा सिर्फ अज्यूम करो, विजुअलाइज करो कि आपके साथ क्या होगा अगर आप सूरज पे चले जाओ। अगर तो चलो ये इग्नोर कर दिया, आप जलोगे नहीं, आप जलोगे नहीं, ठीक है। आपको मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा सूट बना दिया कि आप जलोगे नहीं वहां जाके, लेकिन वहां जाके होगा क्या आपके साथ? भाई अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है 9.81 न्यूटन। जितने भी मैसेज अर्थ के ऊपर पड़े हुए हैं ना, उनके ऊपर हर केजी के हिसाब से 9.81 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है। अगर आप मून पे चले जाते हो तो वहां पे हर केजी के हिसाब से 247 न्यूटन की फोर्स लग रही है। आप अर्थ पे खड़े हो, मुश्किल से खड़े हो पा रहे हो, आपसे काम नहीं किया जा रहे। अगर आपको सन पे ले जाए तो आपका तो कचूमर निकल जाएगा, कीमा बन जाएगा आपका, इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर हम बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर की 24.7 है, 9 है। अगर हम बात करें मार्स की तो 3.71 है, वीनस की 8.87 है, मरकरी की 3.7 है। याद नहीं करनी, वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब वेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वेट को कैलकुलेट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो वो है न्यूटन मीटर, ठीक है, वो है न्यूटन मीटर। ये कुछ इस तरह की चीज होती है जिसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है, और जूम करता हूँ, ठहरो, ये हो गया जूम। जिसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है, और ये जब आप नीचे मैस हैंग करते हो ना, तो ये स्प्रिंग नीचे आता है, और एक तरफ आपको ये मैस देता है और एक तरफ आपको ये वेट बताता है, ठीक है। होप इट मेक सेंस। अच्छा अच्छा, वेट को कैलकुलेट करने के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक फार्मूला, और आपने याद करना है। वो क्या है? W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू mg, 10 बार पढ़ो याद हो जाएगा। वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। क्या मतलब? देखो, अर्थ पे जो भी मास पड़ा हुआ है, हर केजी के हिसाब से 9.8 न्यूटन की फोर्स लगेगी। और अगर आपने पता करना है कि फॉर एग्जांपल आपका मास 50 केजी है, तो आपके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, आप अपने मास को मल्टीप्लाई कर दो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर कार, ठीक है। इस कार का मास है 150 केजी, और मैं कहता हूँ कि भाई इस अर्थ के ऊपर ना ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, एक और चीज याद रखो, एग्जाम में कभी कभी आपको मेंशन किया जाता है कि आप 9.81 न्यूटन पर केजी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यूज नहीं करोगे, आप 10 यूज करोगे। तो जब जब स्पेसिफाई किया जाए कि 10 यूज करो तो आप 10 यूज करोगे, अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया तो 9.8 ही यूज करोगे। ये बहुत जरूरी चीज है। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि आपके जो ग्रेविटेशनल फील्ड से 10 है, राउंड ऑफ करके 10 है, ठीक है। आप इसका वेट फाइंड आउट करो। तो आप लोग क्या करोगे, आप क्या करोगे, मास को ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा तकरीबन 1500 न्यूटन्स, ठीक है। अगर आप बात करते हो मैस की, तो मैस एक और गाड़ी है, उसका मैस 150 केजी है, और आप इसको ले गए मून के ऊपर। अब इसका वेट कितना होगा? मैं आपसे कहता हूँ मून की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है 1.6, और मैंने अभी आपको बताया कि वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। वेट फाइंड आउट करते हैं मैस को ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करके। मैस को ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास वेट आ जाएगा। मैस कितना है? 150, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी? 1.6। अच्छा, लेट मी गेट माय कैलकुलेटर। भाई मेरे पास बड़ा ट्रेडिशनल कैलकुलेटर है, ठीक है। आपको मेरी वर्किंग शो होंगी अब, ज़्यादा बेहतर नहीं है। अच्छा, तो 150 इंटू 1.6 इज 240 न्यूटन्स, ठीक है, 240 न्यूटन्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, जब आप अर्थ पे खड़े हुए थे तो आपका वेट था 1500 न्यूटन्स, और अगर आप मून पे खड़े हुए थे तो आपका वेट था 240 न्यूटन्स। अब यहाँ से हमें एक और चीज सीखने को मिली, वो ये सीखने को मिली कि भाई मैस, चाहे दुनिया के जिस मर्जी कोने पे चले जाओ, चाहे सूरज पे चले जाओ, चाहे सैटर्न पे चले जाओ, यूरेनस पे चले जाओ, आपका मैस सेम रहेगा। मैस इज द अमाउंट ऑफ मैटर एंड इट डजंट चेंज। लेकिन वेट मैटर डिपेंड करता है प्लेनेट टू प्लेनेट। भाई जिस भी प्लेनेट पे आप जाओगे वहां पे वेट आपका डिफरेंट होगा, लेकिन मैस आपका सेम होगा, ठीक है। आपका मैस हर जगह पे सेम होगा, जहां मर्जी चले जाओ, ओके। अच्छा जी, देखो अब इन सवालों में वेरिएशंस भी आ सकती हैं। अब वेरिएशंस क्या है कि आपके पास तीन चीज़ें, W वेट है, मास है, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। आपको ऐसा होगा कि इन तीनों चीज़ों में से कोई दो चीज़ें दी जाएंगी और आपने तीसरी चीज़ फाइंड करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल मास आपको गिवन है 150 kg, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपको गिवन है 240 न्यूटन पर kg। आपको वेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। या सॉरी, मैं गलती कर दी, ये देख लो। हाँ, आपको वेट गिवन है
3000 न्यूटन्स। आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है विच इज 240 न्यूटन्स पर केजी, एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है मास। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आपको वेट फाइंड आउट करना होगा। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन लिख लेनी है एज इट इज, W इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, एंड व्हाटएवर यू हैव जस्ट प्लग इट इन। 3000 इज इक्वल्स टू मास नहीं पता, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है 240। तो मास निकालने के लिए इस चीज़ को उठा के ले जाओ उस साइड पे और डिवाइड कर दो 3000 से। तो 3000 डिवाइडेड बाय 240 विल गिव यू द मास। तो 3000 डिवाइड बाय 240 कितना होता है, लेट्स चेक आउट। 3000 डिवाइडेड बाय 240 इज 12.5। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है, इस ऑब्जेक्ट का मास है 12.5 kg। आपको मास मिल गया विच इज 12.5 kg। ठीक है, अच्छा, और यहाँ से एक और चीज़ सीख लो कि भाई ये जो वेट है ना, आप ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहा जाता है न्यूटन मीटर, ये सिर्फ अर्थ पे इस्तेमाल होने के लिए बना हुआ है। अगर आप इस चीज़ को लेके जाके मून पे या सन पे या किसी भी और प्लेनेट पे टेस्ट करोगे तो आपको गलत देगा। यहाँ पे अर्थ के हिसाब से कैलिब्रेशन हुई हुई है। अर्थ पे क्या है, 100 ग्राम्स 1 न्यूटन के बराबर है, 200 ग्राम 2 न्यूटन के बराबर है। लेकिन क्या होगा, आपके डिफरेंट प्लैनेट्स पे ये सिनेरियो डिफरेंट होगा। लेकिन अगर बात की जाए बीम बैलेंस की, क्योंकि ये मास मेजर करता है, तो आप चाहे इसको उठा के, क्योंकि ये कंपेयरिंग ऑफ मैसेज से मैथ्स मेजर करता है, आप इसको उठा के जिस दुनिया के जिस मर्जी कोने में ले जाओ, ये आपको सही मैथ्स बताएगा। अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी आपको गलत रीडिंग देगा। क्यों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि पहले ये वेट मेजर करता है, फिर उस वेट का यूज करके W इज इक्वल टू mg लगा के ये क्या करता है, ये आपका मैथ्स मेजर करता है। तो दीज आर कैलिब्रेटेड टू यूज ऑन अर्थ। ठीक है, अगर आप इसको और कोई प्लेनेट पे लेके जाते हो तो ये आपको गलत रीडिंग देगा। ठीक है, ये इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये जस्ट मेक श्योर कि ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लो। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। आई होप किसी ने आंसर नहीं देखा हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है, आपने आंसर नहीं देखा, बोल जाओ, मैंने आपको कुछ सिखाया हो। और एक और मजे की बात बताता हूँ, अगर आपके घर में कोई वेट कॉन्शियस हो ना, जो बड़ी मेहनत कर रहा है वेट गेन लूज करने के लिए, तो आप उसको मून पे भेज दो, उसका वेट ऐसे कम होगा। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि अगर आपका मैथ 50 kg है तो आपका वेट 500 न्यूटन है, कितना फर्क है मैथ्स और वेट में। तो आइंदा के बाद ये गलती ना करना। और अगर आपका कोई रिश्तेदार करता है तो उसका फिर सही मजाक उड़ाना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो सवाल देखो, द टेबल शोज द वेट एंड masses of 4 objects on different planets। भाई ये टेबल में क्या दिखाया जा रहा है, टेबल में आपको वेट दिखाए जा रहे हैं और मैसेज दिखाए जा रहे हैं डिफरेंट प्लैनेट्स के, कि भाई डिफरेंट प्लैनेट्स पर डिफरेंट मैस के ऑब्जेक्ट्स का क्या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का क्या मैस और क्या वेट है, किस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है W इज इक्वल्स टू mg, याद है ना। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि W इज इक्वल्स टू mg, राइट, कि W जो है वो mg के बराबर है ना। और अगर आपने ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे, आप G को सब्जेक्ट बना लो, बाकी चीज़ों को उधर ले जाओ। तो W वेट को अगर आप मैथ से डिवाइड करोगे तो ये आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दे देगा। अब आपने क्या करना है कि आपको मैथ भी गिवन है, आपको वेट भी गिवन है, आप सबका यूज़ करके सबका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालो और देखो सब किसकी ज़्यादा है। जैसे देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैं सबकी निकाल ली। A की 0.1 है, B की 0.13 है, C की 0.15 है और D की 0.16 है। सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है D की, तो आपने D को सर्कल कर दिया, D को सही कराए, आपको मार्क मिल गया। ठीक है, अब और क्वेश्चंस करते हैं तो मेक श्योर समझ आया या फिर नहीं। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था, क्वेश्चंस आते हैं, आ गए। देखो, द मास ऑफ अ स्टोन इज फाउंड ऑन अर्थ यूजिंग अ प्लेन पैन बैलेंस। अब पैन बैलेंस का यूज़ करके एक पत्थर का स्टोन निकाला अर्थ के ऊपर। द वेट ऑफ द स्टोन इज फाउंड यूजिंग अ न्यूटन मीटर, और इसका वेट निकाला न्यूटन मीटर का यूज़ करके। और द रीडिंग्स इज सेम और डिफरेंट ऑन द मून। अगर आप इन दोनों को उठा के ले जाओ मून के ऊपर, चांद के ऊपर, तो क्या आपकी रीडिंग सेम होगी। देखो, अब मैसेज क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर है ना। अगर आप मैसेज को कंपेयर करके एक चीज़ का मैस निकाल रहे हो तो वो तो सेम रहेगा, है ना, वो तो सेम रहेगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर जितना, अगर फॉर एग्जांपल ये 2 है और ये भी 2 kg है और आपका लिवर बैलेंस हो गया है, तो मतलब इसका जितना अमाउंट ऑफ मैटर है इसके अंदर भी उतना ही अमाउंट ऑफ मैटर है, एंड अमाउंट ऑफ मैटर रिमेन सेम नो मैटर वेयर यू गो। अगर आप इसको मून पे ले जाओ, चांद पे ले जाओ, तो वहाँ पर जाके आपका दोनों का मैस सेम रहेगा, तो ये स्टिल लीवर बैलेंस ही रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूटन मीटर की,
तो ये ग्रेविटी का यूज़ करता है मास को मेजर करने के लिए। अब इसका जो स्केल होता है वो कुछ इस तरह का बना होता है, मैं दिखाता हूँ। इसका जो स्केल होता है वो कुछ इस तरह का बना होता है। स्केल इसका कुछ इस तरह का बना होता है। इसमें आपको दिखाया होता है कि भाई 100 grams is equals to 1 newtons, 200 grams is equals to 2 newtons। अब ये जो कैलिब्रेशन की गई है ये अर्थ के हिसाब से की गई है। अगर आप इसको मून पे जाओगे तो मून पे 100 ग्राम्स 1 न्यूटन के इक्वल नहीं है। मून पे 200 ग्राम्स 1 न्यूटन के इक्वल नहीं है। मून की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट है, वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट होगी, तो ये आपको गलत रीडिंग देगा, राइट। तो पैन बैलेंस सेम रीडिंग देगा, लेकिन न्यूटन मीटर आपको गलत रीडिंग देगा, डिफरेंट रीडिंग देगा, ठीक है। अब बॉय स्टैंड्स ऑन सम बाथरूम स्केल्स, माशाल्लाह, रीडिंग ऑन द स्केल इज 50 kg। व्हाट इज द मास एंड इज वेट ऑफ द बॉडी। अब इसका मास क्या है और उसका वेट क्या है। मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर विच इज 50 kg, और वेट क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 50, 500 जो है ना गिवन है, मतलब आपको आपने क्या करना है कि आपने पहले तो उसका वेट फाइंड कर लो। 50 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 490 आ रहा है। अब 490 तो नहीं गिवन आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज राउंड ऑफ गिवन है, तो आप क्या करोगे 490 को राउंड ऑफ कर लो, विच विल बी इक्वल टू 500 न्यूटन्स। आपका आंसर भी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आपको एक और चीज़ का अंदाजा होगा। अ पर्सन ऑफ वेट 600 न्यूटन एट द बॉटम ऑफ माउंटेन क्लाइम टू द टॉप। एक बंदा था जो कि नीचे खड़ा हुआ था, इसका वेट है 600 न्यूटन। अब वो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है। जब वो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाए तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ चेंजेस फ्रॉम 10 न्यूटन पर केजी टू 9.97। his mass is unchanged as he climbs. What are his mass and his weight? अब देखो हुआ क्या है कि जब ये बंदा नीचे से ऊपर गया ना, तो नीचे से ऊपर जब ये गया, सो हुआ क्या कि इसका जो वहाँ ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ थी ना, वो 10 से 9.8 हो जाती है। इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ थी वो 10 से 9.97 हो जाती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कम हो जाती है, ठीक है। तो इसका मास तो अनचेंज रहेगा जहाँ मर्जी चले जाओ। अब जब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो देखते हैं इससे क्या होगा। देखना जरा, ठीक है। अब देखो, हमें पता है क्या चीज़, हमें पता है कि W इज इक्वल्स टू mg, है ना। हमें पता है कि W इज इक्वल्स टू mg, जगह ही नहीं, कहाँ करूँ, नीचे कर लेते हैं, राइट। जो बंदा नीचे खड़ा होगा तो मुझे पता है कि उसका जो मैस था वो था, अब मुझे इसका मैस नहीं पता, मुझे इस बंदे का मैस नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जब वो बंदा नीचे खड़ा हुआ था ना, जब वो बंदा नीचे खड़ा हुआ था, जहाँ पर मुझे पता है कि जब वो बंदा नीचे खड़ा हुआ था ना, तो उसका वेट था 600 न्यूटन्स जब वो यहाँ खड़ा हुआ था, और उस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ थी वो 10 न्यूटन्स पर केजी थी। तो मैं इसका पहले मैस निकाल लेता हूँ। जब ये नीचे खड़ा हुआ था, जब ये नीचे खड़ा हुआ था तो W इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, है ना। तो W वेट गिवन है, विच इज 600। मैस कितना था, मैस आपको नहीं पता। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जब वो नीचे खड़ा हुआ था इस पॉइंट पे, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ थी 10, तो आपने यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करो कि मैस के लिए सोल्व कर लो। 600 डिवाइडेड बाय 10 आपको मैस देगा, तो यहाँ से मैस आपके पास आ गया 60 kg, ठीक है। जब वो बंदा नीचे खड़ा हुआ था उसका मैस 60 kg था। अब नो मैटर वो उस पहाड़ के ऊपर चला जाए, इस पहाड़ के अंदर घुस जाए, इसका मैस स्टिल सेम ही रहेगा, मैस इज 60 kg। अगर हम बात करें वेट की, जब ये ऊपर चला गया ना, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या हुआ, 10 से 9.97 हो गई। अब दोबारा वेट निकालते हैं। जब ये ऊपर चला गया, तो जब ये ऊपर चला गया तो वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, है ना। तो वेट इज इक्वल टू मास कितना है 60 फाइंड किया हमने, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितनी 9.97, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वेट को वेट निकालने के लिए 60 को 9.97 से मल्टीप्लाई करते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय 9.97, आपका आंसर आया 598.2, मतलब 598 आ रहा है राउंड ऑफ करके, 598 न्यूटन्स। तो वेट कम हो गया, राइट। तो मास कितना है टॉप ऑफ द माउंटेन में, मास इज सेम, क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ मास नहीं बदलता। और आपका जो वेट था हमने भी फाइंड आउट किया
वो कितना है 598 न्यूटन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया हो, आपको लेक्चर में मज़ा आया हो, लेक्चर बोरिंग ना हुआ हो। आई होप सो, होपफुली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लेक्चर समझ आया है, अगर आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो मेक श्योर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।